यूक्रेन रसिया युद्ध में हुई भारत की एंट्री। जो युद्ध कोई रोक ना पाया, उस युद्ध को भारत ने रोका। यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए आया प्रस्ताव। दोस्तों, वर्तमान में पूरी दुनिया रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से काफी नुकसान उठा रही है। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में पूरी दुनिया को तेल के दाम से लेकर खाने पीने की चीजों तक के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का पूरी दुनिया पर ऐसा कौन सा प्रभाव है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 80% गेहूं का एक्सपोर्ट यूक्रेन और रूस करते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, प्राकृतिक गैस, कोयला इत्यादि के मामले में भी रूस का कोई सगा नहीं, क्योंकि रूस प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक ऐसा बड़ा कदम चल दिया है जिसको लेकर कई यूरोपीय देश और अमेरिका खुद भारत को काफी गलत नजरों से देख रहे हैं। और दोस्तों, पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो गई है, काफी गर्व की नजरों से देख रहे हैं। और दोस्तों, पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो गई है। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने तो बहुत देश सामने आए, लेकिन दोस्तों, ढूंढने से भी कोई ऐसा शक्तिशाली देश पूरी दुनिया में नहीं मिला जिसकी इज्जत पूरी दुनिया में अच्छी खासी हो, जिसका रुतबा इतना बड़ा हो कि रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर ले और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात कर सके। दोस्तों, ऐसी मध्यस्थता करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि दोनों दुश्मन देशों से एक देश बात कर रहा है। दोस्तों, इसके लिए उस देश को बहुत बहाना चाहिए जो उन दोनों देशों को समझाने और उनको साथ मिलकर शांति स्थापित करने में सहायक हो। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने खुद आगे बढ़कर एक विश्व नेता बनकर रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का पहला कदम चला है। और दोस्तों, इसके बाद दोनों देशों की तरफ से भारत को नकारात्मक संदेश मिला है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से कोई भी पक्ष पीछे हटता नहीं दिख रहा। रूस ने जहां यूक्रेन के 4 इलाकों को कथित रेफरेंडम के जरिए अपने में मिलाने का ऐलान कर दिया है, वहीं यूक्रेन ने जवाबी हमले में अपने कई इलाकों में रूस को पीछे धकेल दिया है। इस बीच दुनिया खाने पीने की चीजों, ईंधन और फर्टिलाइजर की महंगाई से परेशान है। हालात और खराब होते दिख रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार परमाणु हमलों के इस्तेमाल की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में भारत ने जो रुख दिखाया है उससे कुछ उम्मीद बंधती दिख रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में अनंत सेंटर की सीईओ इंद्राणी बागची ने लिखा कि पुतिन लगभग वैसी ही हरकत करते दिख रहे हैं जो भारत से परंपरागत युद्ध में पीटे हुए पाकिस्तान के फौजी जनरल करते हैं। लेकिन परमाणु हथियारों के बारे में रूस की चेतावनी को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। जहां तक यूरोप और अमेरिका का सवाल है तो यह साफ है कि वे मोटे तौर पर यूक्रेन के साथ है, लिहाजा शांति के लिए उनकी पहल सवालों के घेरे में होगी। दूसरी ओर चीन पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने रूस के साथ दोस्ती का खुलेआम ऐलान किया है। ऐसे में भारत से उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, भारत ने रूस और यूक्रेन के टकराव में अब तक न्यूट्रल रुख अपनाया है। भारत शुरुआत में रूस के कदम को नजरअंदाज करता दिखा था, लेकिन समरकंद में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने खरी खरी कह दी। मोदी ने कहा था कि यह युद्ध करने का समय नहीं है। उनके इस बयान की दुनिया भर में तारीफ हुई। इस बीच मंगलवार को जब पुतिन यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया इलाके को रूस में मिलाने के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को कॉल की। ज़ेलेंस्की ने कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल केवल यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। मोदी ने उनकी राय से सहमति जताई। इंद्राणी बागची के मुताबिक परमाणु खतरे से जुड़े पहलू पर मोदी और ज़ेलेंस्की की बात से पता चलता है कि इस दिशा में भारत ठोस प्रयास कर सकता है। इसका संकेत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हॉल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया था। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के परमाणु धमकी के बाद आखिरकार भारत को ही फोन किया। क्या ज़ेलेंस्की अमेरिका को फोन नहीं कर सकता था? क्या ज़ेलेंस्की चीन को फोन नहीं कर सकता था, या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, लेकिन भारत को ही फोन किया? यह सोचने वाली बात है।
दोस्तों आपने कभी कोई फिल्म देखी हो या कभी अपने आसपास देखा हो तो जब भी कोई दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो हमेशा उस तीसरे व्यक्ति की मदद या सलाह ली जाती है या फिर मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता है जो कि इन दोनों से बड़ा हो, दोनों उसकी काफी इज्जत करते हो। बस दोस्तों यही रोल भारत, रूस और यूक्रेन में निभा रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां भारत और रूस के रिश्ते काफी अच्छे हैं तो वहीं यूक्रेन भी यह बात जानता है कि वर्तमान में एक सच्चा और न्यूट्रल देश जो है जिसने समय समय पर रूस के कदमों पर सवाल उठाए तो वह भारत ही है। और दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की यह भी जानते हैं कि वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी महाशक्ति है, सबसे बड़ी आबादी वाले भारत का रुतबा पूरे विश्व में है, भारत की पूरी दुनिया में काफी छवि साफ है, भारत जो बोलता है वह करता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, भारत ही वर्तमान में इकलौता ऐसा देश है जिसकी बात एक बार रूस मान सकता है। दोस्तों जेलेंस्की का कहना है कि मौजूदा हालात में वे रूस से बातचीत नहीं करना चाहते। वहीं समरकंद में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही है उनसे लगता है कि यूक्रेन कई इलाकों से रूस को पीछे धकेल सकता है। वहीं रूस को पता होना चाहिए कि युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से ज्यादा बढ़त नहीं मिलती, उल्टे पूरी दुनिया की गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यूक्रेन और रूस के झगड़े में भारत ने शायद पहली बार कहा कि वह शांति के प्रयासों में मदद करेगा। हो सकता है कि भारत युद्ध रोकने की स्थिति में न हो, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध को परमाणु हमले के कगार पर न जाने दिया जाए। दोस्तों वर्तमान में हालत यह है कि रूस की सबमरीन है पूरे यूरोप के आसपास समुद्र के नीचे न्यूक्लियर बम लेकर घूम रही है और दोस्तों यही सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों इस समय यूरोप के देश भारत से मिलने में लग रहे हैं कि कैसे भी करके रूस के परमाणु हमलों की धमकी को रोका जाए, इसे खत्म किया जाए और दोनों देशों के बीच सुलह कराई जाए। और दोस्तों वर्तमान में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहले फोन कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करी और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की और दोनों से शांति समझौता करने की बात कही है। अब दोस्तों वर्तमान में अमेरिका चेतावनी के बावजूद रूस से क्रूड ऑयल खरीदने वाला और यूक्रेन को पिछले कुछ महीनों में मानवीय आधार पर तमाम जरूरी चीजों की 12 खेप भेज चुका है। भारत इस मोर्चे पर योगदान कर सकता है, लेकिन बातचीत न होने के लिए दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने के बजाय रूस और यूक्रेन को रास्ता तलाशना चाहिए। भारत एक पुल बनाने के लिए तैयार दिख रहा है। अब दोस्तों सवाल यह है कि अगर भारत यूक्रेन और उसके बीच में यदि मध्यस्थता कराता है तो दोनों देशों को खुद ही साथ आना पड़ेगा और भारत को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से संदेश तो देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर भारत यह मध्यस्थता करा देता है तो इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को यूएनएससी में एक स्थायी सदस्य का पद दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत अगर इस युद्ध को खत्म कर शांति स्थापित कर देता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारत 101% यूएन का स्थायी सदस्य बनने की सारी शर्तें पूरी करता है। लेकिन क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपना वादा पूरा कर देगा, यह देखना बाकी है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।